ये गांधी जी ने भारत के नौजवानों को जंग लड़ने भेजा था। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। पर उन्होंने तो अहिंसा के रास्ते पर चलकर हमें आज़ादी दिलाई थी। तुम्हें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसे कन्वर्सेशन के बाद मैं निकल पड़ा, भारत की आज़ादी का वो सच ढूंढने जो मेरे छोटे से गांव के गवर्नमेंट स्कूल में मुझे कभी नहीं पढ़ाया गया। पता चला दोनों वर्ल्ड वॉर्स में लाखों भारतीय शहीद हुए और उनके बिना शायद ब्रिटेन ये वॉर जीत ही नहीं पाता। पर उनकी कहानी हमें किताबों में कहीं नहीं मिलती। सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजाद मुझे स्कूल में पढ़ाया गया था कि हमें आज़ादी गांधी जी, नेहरू, बोस और भगत सिंह की वजह से मिली, लेकिन जब मैंने खुद रिसर्च किया तो असली कहानी कुछ और निकली और भी बड़ी। इस रिसर्च के दौरान एक सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा था, क्या आज़ादी हमने लड़कर जीती या फिर हमें दान में मिली। वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ था एक छोटे से लोकल वॉर की वजह से, जो ऑस्ट्रिया, हंगेरी और सर्बिया के बीच हुआ था। लेकिन ये लोकल वॉर धीरे धीरे फ्रांस, जर्मनी और रशिया जैसे नेबरिंग कंट्रीज के लिए खतरा बन गया। जैसे जैसे वॉर डिजास्ट्रस और डेंजरस होता गया और कंट्रीज अपने एलाइज को सपोर्ट करने के लिए इस बैटल में कूद पड़ी। करीब करीब 30 देशों ने वर्ल्ड वॉर वन में फाइट की, जो इन दो ग्रुप्स में बटे थे। लगभग 37 मिलियन लोगों की डेथ इस वॉर के दौरान हुई। पर इसमें आपको इंडिया का नाम कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स तब ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बनकर लड़ रहे थे। ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के लिए एक बड़ा इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स खड़ा किया। लगभग 1.3 से 1.5 मिलियन इंडियन सोल्जर्स पंजाब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और मद्रास प्रेसिडेंसी से रिक्रूट किए गए। ये आर्मी सभी जाति और धर्म के लोगों से बनी थी, एक ऐसा मिक्स जो उस वक्त भारत के डाइवर्स सोशल फैब्रिक को बहुत विविडली डिपेक्ट करता था। फिर उन्हें अलग अलग एक्सपीडिशनरी फोर्सेस में बांटकर दुनिया के मल्टीपल वॉर फ्रंट्स पर भेजा गया। वेस्टर्न फ्रंट, इजिप्ट, गैलीपोली, मेसोपोटामिया और ईस्ट अफ्रीका। सिर्फ मेसोपोटामिया कैंपेन में ही 6 लाख से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स लड़ रहे थे ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। इसके अलावा भारत से उन्हें 1.7 लाख एनिमल्स और मैसिव फाइनेंशियल लोन्स भी मिले। World War One as a very concrete example, since the first speaker, Mr. Lee, suggested these things couldn't be quantified. इसका सारा कच्चा चिट्टा शशि थरूर ऑलरेडी अपनी ऑक्सफोर्ड यूनियन स्पीच में सबके सामने रख चुके हैं। फील्ड मार्शल अचिनलेक ने कहा था, ब्रिटिश दोनों वर्ल्ड वॉर्स सरवाइव ही नहीं कर पाते अगर उन्हें इंडियन आर्मी का सपोर्ट ना मिलता। ये फैक्ट आज भी आम लोगों को कम ही पता है। जब दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर की खबरें छप रही थी, तब भारत के गांव और शहरों में आज़ादी की बातें गूंज रही थी। 20th सेंचुरी की शुरुआत में भारत 2 आइडियोलॉजीज में स्प्लिट था। एक तरफ थे कांग्रेस के लीडर्स जो ये बिलीव करते थे कि अहिंसा और डिप्लोमेसी के रास्ते पर चलकर ब्रिटिश क्राउन को कन्विंस किया जा सकता है भारत में सेल्फ रूल लाने के लिए। इनका मानना था कि आज़ादी डायलॉग और डिप्लोमेसी से मिल सकती है, ना कि जंग लड़के। दूसरी तरफ थे रेवोल्यूशनरीज, आज़ाद, भगत सिंह और बोस, जिनका मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, वो छीन के ली जाती है। अगर अंग्रेज अपनी मर्जी से नहीं जाते तो उन्हें फोर्स से निकालना पड़ेगा। दोनों आइडियोलॉजीज एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थी, पर आज़ादी दिलाई किसने, गांधीयंस ने या फिर क्रांतिकारियों ने। शुरुआत हुई एनी बेसेंट के इस न्यूज़पेपर आर्टिकल से, इंग्लैंड्स नीड इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी, जिसमें वो साफ शब्दों में लिखती है कि वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन भारत पर डिपेंडेंट है और यही सही वक्त है पॉलिटिकल राइट्स और आज़ादी हासिल करने का। दूसरी तरफ गदर संगठन की सीन में एंट्री हुई। इसके फाउंडिंग मेंबर्स ज़्यादातर इंडियन इमिग्रेंट्स थे जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल्ड थे। गदर यानी रिबेलियन ब्रिटिश रूल के खिलाफ। उन्होंने एक फ्री न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया जिसका टैगलाइन था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। इस न्यूज़पेपर में ओपनली ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होते थे जो इंडियन यूथ को रिबेलियन के लिए इंस्पायर करते थे। एक बार तो उन्होंने आर्टिकल लिखा, वांटेड इंडियन सोल्जर्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इंडिया के कई यूथ एक्टिविस्ट गदर पार्टी से जुड़ गए। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर बॉम्बिंग्स भी की। जब गदर पार्टी ओपनली वायलेंस यूज कर रही थी, तब देश में एंट्री हुई ऐसे व्यक्ति की जिसने भारत की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। वर्ल्ड वॉर वन शुरू होने के 1 साल बाद महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सत्याग्रह करके एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनाई थी। वहाँ उन्होंने ब्लैक और इंडियन कम्युनिटीज़ के राइट्स के लिए नॉन वायलेंस की मदद से फाइट की और इस वजह से उनका नाम एक नेशनलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था। लेकिन भारत में उनकी एंट्री सिर्फ एक एक्टिविस्ट के तौर पर नहीं थी, ये एक नए चैप्टर की शुरुआत थी जहाँ उनकी अहिंसा और सत्याग्रह की आइडियोलॉजी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सेंटर बनने वाली थी। उन्होंने आते ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, जो मॉडरेट और लिबरल विचारधारा के लीडर्स की बनी थी। ये लीडर्स मानते थे कि ब्रिटिश क्राउन के साथ कुछ निगोशिएट करके इंडिया को कुछ राइट्स हासिल हो सकते हैं। उनकी डिमांड भी बहुत छोटी थी, डोमिनियन स्टेटस, मतलब इंडिया को एक ऑटोनॉमस कम्युनिटी के रूप में ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रखा जाएगा, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया।
इन सिंपल वर्ड्स, इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिलता पर असली पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में रहती। अब गांधी जी ने आकर उन्हें अहिंसा और मास मूवमेंट का नया रास्ता दिखाया। अंग्रेजों से उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोस्ती की शुरुआत की अंग्रेजों को वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट करने में हेल्प करने से। गांधी जी को लगा कि ऐसा करने से इंडियन सोल्जर्स मिलिट्री और डिफेंस टैक्टिक्स में भी ट्रेन होंगे और अंग्रेजों के मन में भारत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी पैदा हो जाएगा। एक तरफ नॉन वायलेंस की बात करना तो दूसरी तरफ इंडियंस को जंग लड़ने के लिए एनकरेज करना, वो भी ऐसी लड़ाई, वो भी ऐसा वॉर जिससे इंडिया का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। गांधी जी के इस डिसीजन को आने वाले सालों में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरीज ने बहुत क्रिटिसाइज किया। उनका मानना था कि हम अपनी जान एक ऐसे एम्पायर के लिए क्यों दे जो हमें ही गुलाम बनाए बैठा है। इंडियन सोल्जर्स को अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, ना कि यूरोप के बैटलफील्ड्स पर ब्रिटेन के सर्विस में। India is going to be free. Our struggle is no doubt a non-violent struggle. But even a non-violent struggle demands an army, an organization and a machinery. कांग्रेस के भीतर भी कुछ लीडर्स गांधी जी के विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ थे। 1914 में लोकमान्य तिलक की 6 साल की जेल सेंटेंस कंप्लीट हुई। वो 24 सालों से इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। 1908 में सेडिशन चार्जेस में वो जेल गए थे। क्राइम ये था कि उन्होंने अपने न्यूज़पेपर केसरी में बंगाली रिवॉल्यूशनरीज खुदीराम बोस और प्रफुल्ल छाकी को डिफेंड किया था। इन दोनों ने मुजफ्फरपुर में जज डगलस किंग्सफोर्ड पर बॉम्ब अटैक किया था। जेल से लौटने के बाद तिलक ने गांधी जी को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि वो टोटल नॉन वायलेंस का आइडिया छोड़ दे और सेमी ऑटोनोमस रीजन के अलावा सेल्फ रूल की डिमांड करे। सेल्फ रूल मतलब अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ना पड़े और इंडिया को 100% आज़ादी मिले। पर गांधी जी अपने डिप्लोमेटिक अप्रोच पर अड़े रहे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट करने में हेल्प करते रहे। डिसअपॉइंटेड तिलक ने एनी बेजेंट और जीएस घोरपड़े के साथ मिलकर 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग बनाई। ये मूवमेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अगले फेज के लिए स्टेज सेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रही। इसने फ्रीडम स्ट्रगल को इंडिया के छोटे से छोटे गांव तक फैला दिया। पर गदर संगठन, कांग्रेस, होम रूल लीग और गांधी जी को बहुत बड़ा झटका बैठने वाला था। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने वाला था। इस वॉर में एलाइड पावर्स की जीत हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साई को साइन करके वॉर का फॉर्मल एंड हुआ, जिसमें जर्मनी ने वॉर रिप्रेशंस देने की शर्त मान ली। इस ट्रीटी ने जर्मनी पर बहुत हेवी बर्डन डाला। उनकी इकोनॉमी वीक हो गई। ये बात ध्यान में रखिए क्योंकि इसी की वजह से आगे वर्ल्ड वॉर 2 का स्टेज सेट हुआ। तीसरे एपिसोड में डिटेल में जानेंगे। जंग खत्म होते ही ब्रिटिश क्राउन अब अपनी इंडियन टेरिटोरी पर ज़्यादा फोकस करने के लिए फ्री था। ब्रिटेन ने कांग्रेस के डिप्लोमेट्स और रेवोल्यूशनरीज दोनों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। देश भर में एक साथ कई रेड्स कंडक्ट हुई। गदर पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट किया गया। उनमें से कईयों को भारत से बाहर एग्जाइल कर दिया। 1919 तक गदर पार्टी डिसॉल्व हो गई, लेकिन गदर मूवमेंट की वजह से इंडियन नेशनलिस्ट दुनिया के अलग अलग देशों जैसे चाइना, जापान, कनाडा, यूएस, मेक्सिको, थाईलैंड, फिलीपींस, मलाया में स्प्रेड हो गए। ये डायस्पोरा आने वाले सालों में फ्रीडम स्ट्रगल का इंटरनेशनल सपोर्ट बनने वाला था। उधर कांग्रेस लीडर्स को पहले तो प्रॉमिस किया कि सोशल रिफॉर्म्स आएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, गांधी जी और कांग्रेस को दिया हुआ डोमिनेंट स्टेटस का वादा भी अंग्रेजों ने तोड़ दिया। मतलब सेमी इंडिपेंडेंस का चांस भी इंडिया को नहीं मिला। ये गांधी जी के डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। और फिर आया ऐसा साल जिसे मैं पर्सनली भारतीय इतिहास का ब्लैक ईयर मानता हूँ। 1919, द ईयर ऑफ अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि अगर भारत में रेबेलियन को रोकना है तो एक ऐसा लॉ बनाना होगा जो पूरे देश को बंद कर दे। जस्ट स्टॉप एवरीथिंग, द रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के अंडर पुलिस को अनलिमिटेड पावर मिल गई। बिना वारंट के सर्च, सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पर अरेस्ट, और तो और अरेस्ट होने के बाद भी कोर्ट में खुद को डिफेंड करने का हक भी ना मिलता। पुलिस ने इस एक्ट का एक्सक्यूज लेकर कई लोगों को मार तक डाला। इसी वजह से इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा जाता है। गांधी जी ने फरवरी 1919 में वॉइसरॉय को वार्न किया था, अगर आप ये एक्ट पास करते हैं तो हम देश में सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। क्रांतिकारियों ने भी खुला वार्निंग दे डाला कि भारत चुप नहीं रहेगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी एरोगेंस में ये एक्ट पास किया। किसी भी इंडियन लीडर से कंसल्ट तक नहीं किया गया। बस फिर क्या था, देश भर में गुस्सा फैल गया। गांधी जी ने 30 मार्च 1919 को लॉन्च किया रोल-आउट सत्याग्रह। इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए गांधी जी को अरेस्ट किया गया और साथ ही कई सारे रीजनल लीडर्स को भी। इन अरेस्ट के खिलाफ लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किए, पर अंग्रेजों ने कुछ ऐसा किया जिससे सबकी रूह कांप गई। दुनिया भर में भारत के लिए सिंपैथी वेव क्रिएट हो गई। पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई भीड़ पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई।
अ मैसेकर ऑफ इनोसेंट इंडियन चिल्ड्रन, विमेन एंड मेन। आज भी इंग्लैंड में कई लोग इस मैसेकर में मारे गए इनोसेंट लोगों को क्रिमिनल्स मानते हैं। एक रिसेंटली कंडक्टेड इंटरव्यू में जनरल डायर की ग्रैंड डॉटर कैरोलाइन ने जलियांवाला बाग के विक्टिम्स को लुटेरे कहा था। चैप्टर 2, द जलियांवाला बाग मैसेकर। 6 अप्रैल को गांधी जी ने रोल एक्ट सत्याग्रह का ऐलान किया और दूसरी तरफ पंजाब में इस एक्ट के खिलाफ कमान संभाल रहे सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल को एक मीटिंग के दौरान धोखे से अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया। मुंबई से पंजाब विजिट करने जा रहे गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने बीच रास्ते में दिल्ली के पलवल स्टेशन पर अरेस्ट किया। बस इतने पे ही ना रुककर 13 अप्रैल को बैसाखी के पावन अवसर पर अंग्रेजों ने पंजाब में मार्शल लॉ डिक्लेयर किया, जिससे पंजाब के हालात और बिगड़ गए। अंग्रेजों की इन एक्शंस को शांति से रिएक्शन देने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। करीब 10 से 15 हजार लोगों से जलियांवाला बाग खचाखच भरा हुआ था। द डे ऑफ मैसेकर। इस गैदरिंग के बारे में जनरल रेजिनाल्ड डायर को जैसे ही पता चला, वो अपने 90 गुरखा और पठान ट्रूप्स के सोल्जर को साथ लेकर जलियांवाला बाग पहुंचा और इन सभी के पास 303 ली इनफील्ड राइफल्स थी। जलियांवाला बाग में एक ही एंट्री और एग्जिट का डोर था, वो भी डायर ने बंद कर दिया था। उसी एक लौते आने जाने वाले गेट के सामने खड़े होकर जनरल डायर ने बिना किसी नोटिस और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग का ऑर्डर दिया और तब तक गोलियां चलाई गई जब तक पूरी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। पूरे 10 मिनट तक ये फायरिंग चली, जिसमें 1650 बुलेट्स को फायर किया गया था। आज भी जलियांवाला बाग के दीवारों पर इन गोलियों के निशान मौजूद है। कईयों ने अपनी जान बचाने के लिए दीवारों से छलांग लगाई तो कई लोग वहां मौजूद एक कुएं में कूद पड़े। बाद में उस कुएं से 120 डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया। पर अंग्रेज बस यही तक नहीं रुके। उस दिन उन्होंने घायलों को मेडिकल हेल्प तक प्रोवाइड नहीं की और कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग पूरे शहर का पानी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी काट दिया। अंग्रेजों ने अपॉइंट किए गए हंटर कमीशन के अकॉर्डिंग उस दिन बस 400 लोगों की मौत हुई थी। पर जब कांग्रेस ने इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन किया तब यह आंकड़ा 1000 से भी ज़्यादा का निकला। इंडियन नेशनलिस्ट स्वामी श्रद्धानंद जी ने गांधी जी को लिखते वक्त ये आंकड़ा 1500 का बताया था। इन सब में से हैरान करने वाली बात तो यह है कि मरने वालों में से 40 छोटे बच्चे थे, जिसमें से एक बस 7 महीनों का था, तो सबसे यंगेस्ट बस 1.5 महीने का नवजात शिशु था। इतनी बेरहमी के बाद आपको लगेगा कि ब्रिटिश जनरल को कुछ तो बुरा लगा होगा, कुछ तो पछतावा हुआ होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सुनते हैं हंटर कमीशन और रेजिनाल्ड डायर के बीच हुई इंटरोगेशन को। सर चिमनलाल ने डायर से पूछा, अगर जलियांवाला बाग में मिलिट्री की कार्स ले जाने जितनी जगह होती तो क्या वो मशीन गन से फायर करते? General, had you been able to take in the armored car, would you have opened fire with the machine gun? डायर ने कहा, हाँ शायद मैं ऐसा ही करता। I think probably yes. इस पर सर चिमनलाल ने कहा, फिर इसमें तो और ज्यादा लोग मरते। इस पर डायर का जवाब था, हाँ प्रोबेबली यस। इतने एरोगेंस से स्ट्रेट फॉरवर्डली अपना गुनाह कबूल करने के बाद तो जनरल डायर को कड़ी सजा हुई होगी? नहीं। 8 जुलाई 1920 को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में जनरल डायर के अगेंस्ट वोटिंग हुई। 247 वोट्स उनके खिलाफ थे और 37 उनके फेवर में। इस मैसेकर के इंसिडेंट को विंस्टन चर्चिल ने अनट्रेबली मॉन्स्ट्रस कहा। इतना सब होने के बावजूद भी जनरल डायर को किसी भी प्रकार की सजा नहीं हुई। उल्टा ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तलवार देकर उसका सम्मान किया गया, जिस पर लिखा था सेवियर ऑफ पंजाब। यही नहीं, डायर के सपोर्ट में उसके ब्रिटिश सपोर्टर्स ने एक फंड रेज किया और उसे गिफ्ट दिया। अमाउंट था 26,317 पाउंड, जो आज के जमाने में 2,80,00,000 से भी ज्यादा का है। वही दूसरी तरफ विक्टिम्स को क्या मिला? हर फैमिली को बस 500 रुपए, वो भी कई महीनों की इंसाफ की लड़ाई लड़ने के बाद। कई महीनों तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस हादसे को दबाने की कोशिश की, पर दबाने में कामयाब ना हो सके, इसलिए इस हादसे को जस्टिफाई करने की भी कोशिश की। नोबेल प्राइज विनिंग ब्रिटिश ऑथर रुडयार्ड किपलिंग ने डायर को द मैन हु सेव्ड इंडिया बोलकर उसकी तारीफ की और 10 पाउंड का कंट्रीब्यूशन भी उसके फंड में किया। इतना सब करने के बावजूद अंग्रेजों ने अपॉइंट किए गए हंटर कमीशन ने डायर को दोषी नहीं पाया। ये सब एरर इन जजमेंट कहकर फायरिंग और मार्शल लॉ को जस्टिफाई करने की नाकामयाब कोशिश की। तो क्या सच में जनरल डायर से यह हादसा गलती से हुआ था? एक बार हो तो उसे गलती कह सकते हैं, पर अगर बार बार ऐसी गलतियां हो रही हो तो सुनिए वर्ल्ड फेमस हिस्टोरियन विल दुरांत जनरल डायर के मिलिट्री करियर के बारे में अपनी किताब में क्या लिखते हैं।
अमृतसर में एक क्रिश्चियन मिशनरी इंग्लिश स्कूल टीचर के साथ किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मारपीट हुई। जिस गली में ये घटना घटी उस गली में लोगों को अपने पैरों पर चलने तक की परमिशन नहीं थी। उन्हें अपने पेट के बल रेंगते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह जाना पड़ता था। और बस इतना ही नहीं, खेतों में काम कर रहे बेगुनाह लोगों पर प्लेन से बम फेंके गए और ये सारे ऑर्डर्स जनरल रेजिनाल्ड डायर के दिए हुए थे। स्कूल के बच्चों को, नौजवानों को, प्रोफेसर्स को और साधु संतों को अरेस्ट करके उन्हें टॉर्चर करना, भरे चौराहे में उनके साथ मारपीट करना, ये सब बातें रेजिनाल्ड डायर के लिए काफ़ी कॉमन थी। और ये सारी बातें हम नहीं कह रहे, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये सारे फैक्ट्स अमेरिकन हिस्टोरियन विल दुरांत ने अपनी किताब में लिखे हैं। ये वही किताब है जो उन्होंने इंडिया को विजिट करने के बाद लिखी थी। जनरल डायर किस प्रकार का व्यक्ति था ये हम पंडित नेहरू और डायर के बीच ट्रेन में हुई एक मुलाकात से जान सकते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि कांग्रेस ने इस इंसिडेंट की पब्लिक इंक्वायरी को लीड करने के लिए मोतीलाल नेहरू का अपॉइंट किया था और इसी सिलसिले में उन्होंने अपने बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अमृतसर भेजा। इस इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने डायरी में रिकॉर्ड किया, जैसे कि उन्हें जलियांवाला बाग की एक दीवार पर 67 बुलेट मार्क्स दिखाई दिए। अमृतसर से दिल्ली रिटर्न जाते वक्त पंडित नेहरू और जनरल डायर का ट्रेन कंपार्टमेंट सेम था। उन्होंने खुद जनरल डायर को अपने साथियों के साथ बात करते वक्त सुना और वो कह रहा था कि पूरा अमृतसर मेरे सामने घुटनों पर था। मैं चाहता तो पूरे अमृतसर को जलाकर राख कर सकता था, पर मैंने उन पर तरस खाकर उन्हें छोड़ दिया। देख रहे हो, बंदे की बातों में थोड़ा सा भी पछतावा नहीं था। इम्पैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया के लीडर्स ने इस इंसिडेंट का कड़ा विरोध किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल और महात्मा गांधी ने अपना केसर हिंद का टाइटल रिटर्न किया। जलियांवाला बाग हादसे में अंग्रेजों की बेरहमी को देखकर भारत के नौजवान क्रांतिकारियों का गांधी जी के अहिंसा वाले तौर तरीकों से भरोसा उठ गया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बंदूकें उठा ली। इस हादसे के बाद ऐसे लीडर्स भारत में उभरे जो हर मुमकिन तरीके से आज़ादी पाना चाहते थे, फिर चाहे वो रास्ता नारे लगाने वाला हो या फिर बंदूकें उठाकर जंग छेड़ने का। पहले कांग्रेस सिर्फ ऑटोनॉमस रीजन अंडर ब्रिटिश क्राउन की डिमांड कर रही थी, पर इस हादसे के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने अंग्रेजों के शासन को जड़ से खत्म करने के लिए आवाज उठाई। उन लीडर्स में शामिल थे सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय। चैप्टर 3 द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। इस हादसे के बाद गांधी जी को भी झटका लगा। समझ में आ गया कि कितना भी कोशिश कर लो, अंग्रेजों के मन में भारतीयों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बनने वाला। फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट की, कोऑपरेशन से नॉन कोऑपरेशन। गांधी जी ने सारे भारतीयों से अपील की कि वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के कोई भी ऑर्डर्स ना माने और उनकी बनाई कोई चीज भी ना खरीदे, जिससे उनकी मोनोपोली भारत में ब्रेक हो। मिलियंस ऑफ इंडियंस इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आए। इंडियंस ने ब्रिटिश मिलिट्री ज्वाइन करना बंद कर दिया, ब्रिटिश एजुकेशन को रिजेक्ट कर दिया और अंग्रेजों के बनाए कपड़े तक खरीदना बंद कर दिए। इस मूवमेंट ने आम भारतीयों को भी फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जोड़ा, बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवमेंट भी इंडिया को आज़ादी दिलाने में नाकामयाब रही। गांधी जी को फिर से अरेस्ट करके 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इस फेलियर के बाद लोगों को ये बात समझ में आ गई कि नॉन वायलेंस इकलौता रास्ता नहीं हो सकता आज़ादी पाने का। खासकर इंडियन यूथ में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फैल गई और राइज हुआ रिवॉल्यूशनरीज का। 1921 में सुभाष चंद्र बोस अपना प्रेस्टिजियस ICS करियर छोड़कर भारत आए और कांग्रेस ज्वाइन की, ताकि कुछ पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंस गेन किया जा सके। तब गांधी जी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देश में जोर पकड़ी हुई थी। अंग्रेजी स्कूल्स, कॉलेजेस, कपड़े, जॉब, लोग सब बायकॉट कर रहे थे। पहली बार आम लोगों ने ब्रिटिश सिस्टम को ओपनली चैलेंज किया था, लेकिन चौरी चौरा इंसिडेंट ने सब पर पानी फेर दिया। फरवरी 1922 पुलिस ने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे किसानों पर गोली चलाई। गुस्से में आकर गांव वालों ने पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी, जिसमें 22 ऑफिसर्स जिंदा जलकर मर गए। ये इंसिडेंट शॉकिंग था, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग था गांधी जी का रिएक्शन। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इतना सक्सेस मिल रहा था, तब बस इस एक इंसिडेंट की वजह से बिना किसी से कंसल्ट किए गांधी जी ने इस मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया। यंग लीडर्स को ये देखकर लगा कि यार उनकी ताकत और उनका जुनून वेस्ट हो रहा है और एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई, एक सीक्रेट एसोसिएशन। 1922 के बिहार में हुए गया कांग्रेस सेशन में राम प्रसाद बिस्मिल ने ओपनली गांधी जी को अपोज किया। उनके साथ नए युवा रिवॉल्यूशनरीज भी खड़े हो गए। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका नाम बाद में पड़ा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कोई एक नॉर्मल पॉलिटिकल ग्रुप नहीं था, मिलिटेंट्स का एक सॉलिड अंडरग्राउंड नेटवर्क था। फिर बंगाल की सीक्रेट सोसाइटी अनुशीलन समिति भी इनसे जुड़ गई, वही समिति जिसके लोग पहले से ही ब्रिटिश ऑफिसर्स के असैसिनेशन और बॉम्बिंग्स में एक्टिव थे।
पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि लोकमान्य तिलक जेल गए थे क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग्स में शामिल क्रांतिकारियों को अपने न्यूज़पेपर में डिफेंड किया था। वो दोनों रिवॉल्यूशनरीज भी अनुशीलन समिति के मेंबर्स थे। अनुशीलन समिति का लिंक सर अरबिंदो घोष तक जाता है, एक फिलोसोफर और योगी, लेकिन साथ ही मिलिटेंट नेशनलिज्म के सबसे बड़े प्रपोनेंट। अनुशीलन और HSRA ने अपनी ब्रांचेस आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और शाहजहांपुर में बनाई। कलकत्ता में बॉम्ब्स बनने लगे और 1924 से 25 के बीच दो नए चेहरे ऑर्गेनाइजेशन में आए, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। उनकी एंट्री ने HSRA को एक ऐसी एनर्जी दी जो ब्रिटिश राज के खिलाफ डायरेक्ट वॉर शुरू करने वाली थी। 1924 में गांधी जी जेल से बाहर आए, पर अब देश बदल चुका था। यूथ का ट्रस्ट वो खो चुके थे और इस वॉइड को भरने के लिए कई काबिल लीडर्स ऑलरेडी मौजूद थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर अपनी जगह बनानी शुरू की। सिर्फ 28 साल की उम्र में वो कलकत्ता के मेयर बने। बोस ओपनली अग्रेसिव नेशनलिज्म की बात करते थे और इसी वजह से 1925 में उन्हें अरेस्ट भी किया गया। इसी साल HSRA ने एक बड़ा प्लान बनाया, काकोरी ट्रेन रॉबरी। सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन में ब्रिटिश ट्रेजरी का पैसा ले जाया जा रहा था। काकोरी रेलवे स्टेशन के पास HSRA के एक्टिविस्ट ने ट्रेन रोकी और ट्रेजरी का पैसा लूट लिया। किसी पैसेंजर को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन रॉबरी के दौरान गोली चली और एक पैसेंजर की एक्सीडेंटली मौत हो गई। इस डेयरिंग रॉबरी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला दिया। अगले कुछ महीनों में रेड्स और अरेस्ट का सिलसिला चलता रहा। 40 लोग पकड़े गए, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जैसे फाउंडिंग मेंबर्स भी थे, और HSRA कोलैप्स हो गई। अगले 2 साल तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। 1927 में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को एक नई रोशनी मिली। इस साल सुभाष चंद्र बोस जेल से रिलीज हुए, तो दूसरी तरफ भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने HSRA को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया। रेवोल्यूशनरीज एक बार फिर से तैयार थे ब्रिटिश राज के खिलाफ डायरेक्ट स्ट्राइक करने के लिए। इसी दौरान महात्मा गांधी ने अपना इन्फ्लुएंस दोबारा एस्टेब्लिश करना शुरू किया। गांधी जी ने खादी को प्रमोट किया, एक ऐसा कपड़ा जो सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। उन्होंने औरतों को अपनी मूवमेंट का हिस्सा बनाया, समाज में इक्वालिटी की बात की और अनटचेबिलिटी के खिलाफ ओपनली स्टैंड लिया। गांधी जी ने अनटचेबल्स को एक नया नाम दिया, हरिजन, यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यानी एक तरफ रेवोल्यूशनरीज अंडरग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए आज़ादी की राह ढूंढ रहे थे, तो दूसरी तरफ गांधी जी अपने सोशल रिफॉर्म्स के जरिए भारत को एक नई सोच दे रहे थे और लाखों की तादाद में आम जनता को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से जोड़ रहे थे। एक तरफ गोली बारूद तो दूसरी तरफ गांधी जी का चरखा और बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट। रिवॉल्यूशनरीज, लिबरल्स और डिप्लोमेट्स की बढ़ती एक्टिविटीज अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गई। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नई कमेटी बनाई 7 ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप में। साइमन कमीशन, जिसे इंडिया भेजा गया था रिफॉर्म्स ठीक से हुए या नहीं इसका रिव्यू करने के लिए। 3 फरवरी को जैसे ही कमीशन बॉम्बे उतरा, उनका स्वागत हुआ काले झंडों से और एक स्लोगन से, साइमन गो बैक। इंडियन लीडर्स और लोग इस कमीशन को इसलिए अपोज कर रहे थे क्योंकि इसमें एक भी इंडियन शामिल नहीं था। सवाल बिल्कुल सीधा था, जब भारत के गवर्नेंस का रिव्यू करना है तो बिना भारतीयों को शामिल किए कैसे होगा। प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, लाठीचार्ज हुआ और उसी में लाला लाजपत राय जख्मी हो गए। उन्होंने भीड़ के सामने एक बात का ऐलान किया था, द ब्लोज स्ट्रक एट मी टुडे विल बी द लास्ट नेल्स इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय शहीद हो गए, लेकिन उनके शब्द एक आग बनकर रेवोल्यूशनरीज के दिल में जलते रहे। भगत सिंह और उनके साथियों ने कसम खाई कि वो उनकी मौत का बदला जरूर लेंगे और लाहौर में उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। ये इंसिडेंट अंग्रेजों के लिए एक वार्निंग था कि अब भारत के लोग सिर्फ प्रोटेस्ट और भाषणों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, वक्त आने पर वो अपनी आज़ादी के लिए हथियार भी उठाएंगे। असेंबली बॉम्बिंग्स 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर वहां ओपन स्पेस में बॉम्ब फेंकते हैं और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उनका इंटेंशन किसी को मारना या हर्ट करना नहीं था, उनका असली पर्पस था अरेस्ट होकर कोर्ट में प्रेजेंट होना और अपना मैसेज पूरे देश के सामने रखना। HSRA लीडरशिप ने उन्हें मना किया था क्योंकि वो जानते थे कि बात उनके एग्जीक्यूशन तक पहुंच सकती है, लेकिन भगत सिंह ने अपना इरादा नहीं बदला। दूसरी तरफ गांधी जी ने इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया और इसे वायलेंस कहा, लेकिन देश के यूथ ने भगत सिंह को एक हीरो माना। ब्रिटिश कोर्ट ने उनके खिलाफ लाइफ सेंटेंस सुना दी। अगले 7 दिनों में पुलिस ने HSRA की बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को एक्सपोज किया। सुखदेव और राजगुरु को भी अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने इस बात का भी सॉलिड प्रूफ हासिल किया कि भगत सिंह जॉन सॉन्डर्स के मर्डर में भी इन्वॉल्व थे। इस सब के चलते अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट में खुद को डिफेंड करने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी।
HSRA के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी गई और लीडर्स भी। इसके बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस एसोसिएशन के ऑपरेशंस को जिंदा रखा। जब भगत सिंह जेल में थे, दिसंबर 1929 में चंद्रशेखर आज़ाद के लीड में HSRA ने वॉइसरॉय लॉर्ड अर्विन की स्पेशल ट्रेन पर बॉम्ब अटैक किया, पर लॉर्ड अर्विन किसी तरह बच निकले। इसी महीने 31 दिसंबर को लाहौर में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन फ्लैग होइस्ट किया। कांग्रेस ने देशवासियों से अपील की 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाए। 1929 के खत्म होते ही 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। अब आज़ादी सच में तो नहीं मिली थी, पर यह कांग्रेस का एक सिंबॉलिक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था। 1930 तक अपनी कई सारी सोशल एक्टिविटीज के थ्रू गांधी जी ने इंडियन मैसेज का तगड़ा सपोर्ट हासिल कर लिया था। झंडा लहराने और नारे लगाने के बाद एक बड़ा सवाल, अब आगे क्या? भारत को एक ऐसी लहर चाहिए थी जो सिर्फ सियासत तक सीमित न रहे, बल्कि घर घर तक पहुंचे। पर कैसे? गांधी जी ने कहा, नमक से। सोचो, नमक जो माँ हमारे खाने में डालती है, जो गरीब हो या अमीर सबको चाहिए। अंग्रेजों ने उस पर भी भारी टैक्स थोप रखा था। गांधी जी ने इसी नमक को चुन लिया एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि वो जानते थे कि अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, नमक की लड़ाई सबको साथ ला सकती है। चैप्टर 4, द सॉल्ट मार्च। मैं साबरमती रिवर के सामने खड़ा हूँ। इस आश्रम ने आज से 100 साल पहले भारत में ब्रिटिश एम्पायर की जड़ों को हिला के रख दिया था। पर ऐसा एग्जैक्टली क्या हुआ था इस आश्रम में, आइए अंदर चल के जानते हैं। पर उससे पहले एक शॉर्ट हिस्ट्री लेसन। ये है आपके और मेरे खाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। क्या आप इसके बिना खाना बना सकते हो? हमारा भारत देश ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इसलिए हमारी बॉडी को नमक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मी की वजह से हमें पसीना ज़्यादा आता है। अब मुझे बताइए, ब्रिटेन जैसा एक पावरफुल देश किस हद तक गिर सकता है नमक से पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए? अ ब्रिटिश एम्पायर मास्टर क्लास नंबर 2, हाउ टू डिप्राइव पीपल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। लोगों को जीवन आवश्यक वस्तुओं से कैसे दूर रखा जाए। जस्ट इमेजिन, एक बड़ा सा 4000 किलोमीटर लंबा नेचुरल बैरियर बिल्ड करना, एक बड़ी सी कस्टम लाइन, एक दीवार खड़ी कर देना और वहाँ पर 12,000 सैनिकों को तैनात करना। पर आखिर ये सब किस लिए? ताकि भारत के लोगों को बिना टैक्स पे किए नमक ना मिल पाए। इसलिए स्कॉलर्स इस दीवार को द ग्रेट इंडियन सॉल्टेज कहते हैं। ये बात 19वीं सदी की है। तब प्रिंट मीडिया उतना एक्टिव नहीं था कि वो भारत में अंग्रेजों के इस कारनामे को दुनिया के सामने ला पाए। रिटन रिकॉर्ड्स की कमी की वजह से इस द ग्रेट इंडियन सॉल्टेज को सभी लगभग भूल ही गए थे। पर 2001 में ब्रिटिश राइटर रॉय मॉक्सहैम ने इस सॉल्टेज पर यह बुक पब्लिश करके सच्चाई को सबके सामने लाया। यह है राजस्थान का सांबार सॉल्ट लेक, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। हिस्टोरिकली इंडियन पॉपुलेशन को कभी नमक की कमी नहीं पड़ी, पर इंडिया में लोग बड़ी तादाद में नमक के सोर्स से दूर रहते हैं और इसलिए हमेशा से वो नमक व्यापारियों से खरीदते थे। अंग्रेजों ने इस जियोग्राफिकल डिफरेंस का पैसा कमाने के लिए फायदा उठाया और अपनी टेरिटरीज में नमक पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। इस नए बिजनेस प्लान की शुरुआत हुई भारत के लोगों पर नमक को प्रोड्यूस करने और बेचने पर बैन लगाने से। फिर सेकंड स्टेप में उन्होंने इस सॉल्ट हेज को बिल्ड किया ताकि लोग कम रेट में नमक की स्मगलिंग ना कर पाए राजस्थान के सांबार लेक जैसे एरियाज से। इसे बनाने के लिए अंग्रेजों ने ऐसे पेड़ों की प्रजातियों को चुना जो उनके इम्पेनिट्रेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, जिनमें कांटे लगे हो और जिनमें से कोई अंदर घुस ना पाए। इसकी हाइट थी 10 से 14 फीट और थिकनेस थी 6 से 12 फीट। आप इस कस्टम्स लाइन को इस मैप पे देख सकते हैं, जिसे हमने रॉय मॉक्सहैम की किताब के बेसिस पर बनाया है। ऑल थैंक्स टू हिम आज एजलिंग ओ कैरोल जैसे हार्वर्ड से पढ़े मॉडर्न आर्किटेक्ट इस टॉपिक पर रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं। उन्होंने इस हेज का कुछ सेक्शन पाली घर में ढूंढ निकाला है। उनके रिसर्च के बारे में वो अपने ब्लॉग पर अपडेट देती रहती है। नमक की कमी की वजह से लोग बीमार हुए, कमजोर हुए और कई केसेस में मारे भी गए। जब भी अनाज की कमी के कारण भुखमरी फैलती, तब ये नमक की कमी लोगों के लिए और ज्यादा जानलेवा साबित होती। पर अंग्रेजों को क्या फर्क पड़ता है, उनको तो बस पैसा और प्रॉफिट कमाने से मतलब था। अगर आपसे कभी कोई ब्रिटिश एम्पायर की अचीवमेंट्स के बारे में पूछे तो उन्हें इस बड़ी सी पेड़ पौधों से बनी दीवार के बारे में जरूर बताना जो लाखों लोगों के मरने का कारण बनी। 1930 में इस अन्याय के खिलाफ, सॉल्ट टैक्स के खिलाफ पहली बार किसी ने आवाज उठाई। गांधी जी के कई साथियों का मानना था कि सॉल्ट टैक्स के लिए लड़ना एक वेस्ट ऑफ टाइम था। कहाँ हम इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे हैं और कहाँ ये सॉल्ट टैक्स। नेहरू जी लेटर रिकॉर्ड, वी वर बिविल्डर्ड एंड कुड नॉट फिट इन अ नेशनल स्ट्रगल विद सॉल्ट। गांधी जी के लिए नमक पर अंग्रेजों की मोनोपोली एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, दुनिया को ये दिखा देने के लिए कि अंग्रेज कितनी बेरहमी से भारत में सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो इस हद तक नीचे गिर गए थे कि उन्होंने खाने के नमक तक को नहीं छोड़ा।
गांधी जी इस बात को भी समझते थे कि सॉल्ट टैक्स सबको नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, और उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये इश्यू भारत में सभी को एकजुट कर सकता है। ऑन March 2 गांधी जी ने ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन के सामने एक लेटर के माध्यम से कई डिमांड्स रखी। उनमें से सबसे जरूरी मांग थी नमक पर लगाए गए टैक्स को हटाने की। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो सत्याग्रह करेंगे। खत में उन्होंने ये भी लिखा कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर मैं अंग्रेजों को ये दिखाना चाहता हूँ कि वो भारत में कितने अत्याचार कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनके लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया और गांधी जी को एक्शन मोड में आना पड़ा। ये बड़ी सी 100 रूम्स की बिल्डिंग एक कम्युनिटी लिविंग स्पेस की तरह इस्तेमाल की जाती थी, जहां गांधी जी के फॉलोअर्स रहा करते थे। गांधी जी और उनके फॉलोअर्स ने दांडी मार्च को इसी आश्रम से प्लान किया था और मार्च की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। गांधी जी और उनके फॉलोअर्स हर दिन 19 से 20 किलोमीटर का सफर तय करते थे। रास्ते में उन्होंने कई विलेजेस को विजिट किया और लोगों को इस मार्च में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज भी किया। नांदियाड़ में उन्होंने अपनी स्पीच में गवर्नमेंट सर्वेंट्स को टारगेट किया और पूछा कि आखिर तुम्हारी नजरों में गवर्नमेंट जॉब की क्या कीमत है? ये जॉब तुम्हें सिर्फ दूसरों पर अत्याचार करने की पावर देती है। जैसे जैसे ये मार्च वेस्टर्न कोस्टलाइन के करीब पहुंचा और हजारों लोग गांधी जी के साथ जुड़ गए, एक छोटा सा प्रोटेस्टर्स का ग्रुप कई किलोमीटर्स लंबी रैली में ट्रांसफॉर्म हो गया। 24 दिन चलने के बाद और पूरे 387 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गांधी जी आखिरकार 5 अप्रैल को अपनी मंजिल पर पहुंचे। कई देश विदेशों के जर्नलिस्ट के साथ साथ हजारों की तादाद में भारत के लोग गांधी जी को ये सो कॉल्ड क्राइम करते हुए देखने के लिए वहां इकट्ठा हुए। गांधी जी ने शांति से अरब सागर में डुबकी लगाई, एक मुट्ठी सॉल्ट से भरी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में उठाया और सबको दिखाते हुए ये ऐलान किया कि मैं अंग्रेजों के शासन की जड़ों को हिलाने जा रहा हूँ। उनके बाद अगले कई हफ्तों तक देश के हर कोने से लोग वहां आए और उन्होंने नमक को इलीगली हार्वेस्ट किया। औरतों का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने पानी को उबाल के सॉल्ट बनाया और बाकियों ने सिटी में जाके उसे बेचा। पुलिस ने करीब 60,000 लोगों को अरेस्ट किया और कईयों को बड़ी बेरहमी से मारा पीटा। सॉल्ट मार्च ने महात्मा गांधी जी को कुछ ऐसा ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया जो अंग्रेजों के अत्याचारों को दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत जरूरी था। इससे दुनिया भर में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि अंग्रेजों का भारत में शासन करना सही है या गलत। उसी साल टाइम मैगजीन ने गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया और पूरे दुनिया भर के जर्नलिस्ट और प्रिंट मीडिया उनकी स्पीचेस के बारे में लिखने लगे और उनकी बातों को सीरियसली लेने लगे। इस सब के दबाव में आकर ब्रिटिश वाइसरॉय अर्विन को गांधी जी से निगोशिएट करना पड़ा। मार्च 1931 में दोनों ने एक पैक्ट साइन किया जो गांधी अर्विन पैक्ट के नाम से फेमस है। सत्याग्रह पीछे लेने के बदले कई सारे कंसेशंस दिए गए और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उनको भी रिहा कर दिया गया। हालांकि इस अग्रीमेंट के बाद भी नमक पर अंग्रेजों की मोनोपोली बनी रही, पर समंदर के किनारे रहने वाले भारतीयों को नमक प्रोड्यूस करने का हक दिया गया। हमारे देश के और दुनिया भर से जो लीडर्स और थिंकर्स आते थे महात्मा गांधी जी से मिलने, वो यहाँ पर इस गेस्ट हाउस में रहते थे। हमारे देश के नेशनल लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और इंटरनेशनल थिंकर्स जैसे CF एंड्रयूज, हेनरी पोलॉक और रेजिनाल्ड रेनॉल्ड सब इस गेस्ट हाउस पर आराम करने आते थे। एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी मैडलिन स्लेड यंग एज में ही गांधी जी की फिलोसॉफी से इन्फ्लुएंस होकर अपने इंग्लैंड के घर को छोड़कर इस आश्रम में रहने आई गांधी जी के बाकी के फॉलोअर्स के साथ। वो यहाँ 8 साल रुकी और उन्होंने आश्रम की डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने में काफी मदद की। और एक फेमस इंडियन फिलोसोफर विनोबा भावे इस छोटी सी कुटिया में इस आश्रम में रहते थे। यह आश्रम में गांधी जी का घर हुआ करता था जहां वो अपनी पत्नी कस्तूरबा जी गांधी के साथ रहते थे। 1930 में इस आश्रम को छोड़ते वक्त उन्होंने एक कसम खाई कि जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती वो लौटकर इस आश्रम में वापस नहीं आएंगे। वो इस आश्रम में बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। उनका एक मोटो था, माई लाइफ इज माई मैसेज। ही प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड। सॉल्ट मार्च तो सक्सेसफुल रहा, पर आने वाले साल ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक के बाद एक बड़े झटके दिए। इलाहाबाद के आल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया। आज़ाद ने अपने साथियों को बचाया और जब खुद अकेले पुलिस से घिर गए तो अपने वादे के अनुसार कि वो कभी भी जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे, खुद पर गोली चला ली। भारत ने अपना एक महान वीर खो दिया। इसके सिर्फ 1 महीने बाद लाहौर के जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। पूरा देश शोक में डूब गया। लाहौर और कराची में लोगों ने गांधी जी के खिलाफ नारे भी लगाए। As Gandhi arrived, the demonstrators greeted him with black flags and shouts of down with Gandhiism and long live Bhagat Singh. लोगों को लगा कि गांधी जी ने भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए और कड़ी कोशिश करनी चाहिए थी।
आज़ाद ने अपनी आखिरी गोली खुद पर चलाई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। HSRA खत्म हो गया। लेकिन इस सब के बीच गांधी जी को लंदन भेजा गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की आवाज़ बनने के लिए। पर सवाल ये है कि क्या एक विदेशी कॉन्फ्रेंस में जाकर गांधी जी भारत को इंसाफ दिला पाएंगे या फिर ब्रिटिश क्राउन एक बार फिर अपने खोखले वादों से भारत को फंसाएगा। चैप्टर 5, नेताजी की सेना। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन ने सिर्फ धर्म, जात पात, अनटचेबिलिटी, इन्हीं सारे मुद्दों को बार बार उठाया। घंटों डिस्कशंस चले लेकिन भारत को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को बार बार जेल में डाल दिया जाने लगा। इसी दौरान यूरोप में एक अनएक्सपेक्टेड तूफान आया। जर्मनी में नाजी पार्टी धीरे धीरे अपने जड़ों को फैलाने लगी। 1933 में हिटलर बना वहाँ का चांसलर और उसने हाथ मिलाया एक और डिक्टेटर से, मुसोलिनी ऑफ इटली। एक बार फिर यूरोप फुल मिलिटराइजेशन मोड में एंटर हुआ। इस अनस्टेबल ग्लोबल पॉलिटिक्स का भारत को फायदा हो इसलिए नेताजी एक बड़ा दांव खेलते हैं। 1933 से 36 तक वो यूरोप मिशन पर निकल पड़ते हैं, बस एक गोल के साथ, इंडिया की आज़ादी के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट। अब स्टेज बिल्कुल सेट था। एक तरफ डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और सामने वर्ल्ड वॉर 2। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया को कुछ भी ना देने के बाद अंग्रेज चाहते थे कि वो गांधी जी को पूरे तरीके से उनके फॉलोअर्स से दूर कर दे ताकि फिर से कोई मास मूवमेंट सर ना उठाए। 1932 में गांधी जी को आइसोलेट करने के लिए उन्हें येरवाड़ा जेल में अलग करके रखा गया और बाहर ब्रिटिश पीएम रैमजी मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। माइनॉरिटीज जैसे कि मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस को तो पहले से ही अलग इलेक्टोरेट मिला था, लेकिन अब दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट डिक्लेयर हुआ। गांधी जी ने इसको भारत को तोड़ने की साजिश बताया और जेल के अंदर से ही फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट कर दिया। पूरे देश में हलचल मच गई। इसी क्राइसिस के बीच गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर एक हिस्टोरिक समझौते पर पहुंचे, पूना पैक्ट। डिसाइड ये हुआ कि अलग अलग इलेक्टोरेट नहीं होंगे बल्कि हिंदू इलेक्टोरेट के अंदर ही डिप्रेस्ड क्लास यानी दलितों के लिए रिजर्व्ड सीट्स होंगी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ गांधी जी के सोशल यूनिटी का विजन तो दूसरी तरफ डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का हक। और इन दोनों के बीच हुआ ये पैक्ट भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के सबसे ड्रामेटिक समझौतों में से एक बन गया। 1932 के बाद 3 साल गुजरे पर आज़ादी की राह में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। तभी ब्रिटिश राज लेकर आया अपना सबसे बड़ा लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था जिसमें 3 प्रोमिसेस थे। नंबर 1, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स का एक फेडरेशन बनाएंगे जो कभी रियलिटी नहीं बना। नंबर 2, प्रोविंसेस को अपना खुद का सेल्फ रूल मिलेगा। और तीसरा सबसे कंट्रोवर्शियल, रिलीजन के बेसिस पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स जारी रहेंगे, हर धर्म के लिए अलग वोटिंग लिस्ट बनेगी। पर इसमें कहीं भी आज़ादी तो छोड़ो, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का भी जिक्र नहीं था। 1937 में हुआ एक हिस्टोरिक इलेक्शन। कांग्रेस ने 7 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनाई। मुस्लिम लीग बहुत पीछे रह गई। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां कांग्रेस ने पॉलिटिकल ग्राउंड कैप्चर किया। पर जहां भारत में लीडर्स अपनी पॉलिटिक्स में बिजी थे, वहां यूरोप में हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 1 की ट्रीटी को वायलेट करना शुरू किया। हिटलर बिकेम अ न्यू नेम ऑफ पावर इन नाजी जर्मनी। यूरोप के आसमान में स्वस्तिका का सिंबल छाने लगा। Austria was showered with swastikas. हिटलर ने अपने बर्थ प्लेस ब्राउनाउ के बॉर्डर से ऑस्ट्रिया में कदम रखा और लोगों ने उसका स्वागत ऐसे किया जैसे एक सपना पूरा हो गया हो, सपना द ग्रेट जर्मन नेशन का। रास्तों पर स्वस्तिका फ्लैग्स फहराए जाने लगे और हिटलर का सबसे पहला बड़ा एक्सपेंशन रियलिटी बन गया। और सबसे शॉकिंग पार्ट, यूरोप के ग्रेट पावर्स जिनके पास हिटलर से भी बड़ी आर्मीज थी, उन्होंने इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। हिटलर के अगेंस्ट उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई। ब्रिटिश पीएम नेविल चैम्बरलेन ने कहा था, दिस विल इंश्योर पीस इन आवर टाइम। लेकिन इतिहास जानता है ये शब्द हिटलर के लिए एक मजाक बन गए। इसे हिटलर ने उनकी कमजोरी समझा क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत थी, असली तूफान अभी आना बाकी था। उसी साल भारत में हरिपुरा कांग्रेस सेशन में बोस को कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। उनका विजन क्लियर था, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नो कॉम्प्रोमाइज, और अगर जरूरत पड़ी तो हथियार भी उठाने की तैयारी। बोस चाहते थे एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी और एक इंडियन आर्मी जो ब्रिटेन को चैलेंज कर सके। ये अग्रेसिव अप्रोच गांधी जी के नॉन वायलेंट विलेज सेंट्रिक विजन के बिल्कुल अपोजिट था। दो सबसे बड़े नेशनलिस्ट आइकन्स के बीच ये आइडियोलॉजिकल क्लैश इतना इंटेंस हुआ कि 1939 तक बोस को कांग्रेस से रिजाइन करना पड़ा। सोचिए, जब भारत के लीडर्स ही इतने डिवाइडेड थे तब अंग्रेजों के लिए भारत पर कंट्रोल मेंटेन करना और भी आसान हो गया। पर नेताजी की लड़ाई के लिए ये बस शुरुआत थी। 1938 तक हिटलर को किसी यूरोपियन पावर ने अपोज नहीं किया।
इसका फ़ायदा उठाकर उसने पोलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे को एक के बाद एक इन्वेट किया। उसकी आर्मी हर जगह जीत हासिल करती चली गई, लेकिन इस बार यूरोप चुप नहीं रहा। पोलैंड इन्वेजन के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसी दौरान लंदन में पावर शिफ्ट होता है। नेविल चैम्बरलेन के रिजाइन करने के बाद विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के नए पीएम बने। हिटलर ने चर्चिल के अग्रेसिव नेचर को देखते हुए अब ब्रिटेन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर चर्चिल का जवाब क्लियर था, नो निगोशिएशंस विद टिरनी। ब्रिटेन पूरी तरह वॉर के लिए तैयार था। We are far stronger than we were 10 weeks ago. We are far better prepared to endure the worst malice of Hitler and his Huns than we were at the beginning of September. यही से इंडिया के लिए एक नया चैप्टर शुरू होता है। 3 सितंबर 1939 को किसी भी इंडियन लीडर से डिस्कस किए बिना ब्रिटेन ने अनाउंस कर दिया, इंडियन सोल्जर्स विल फाइट इन वर्ल्ड वॉर 2। इमेजिन, एक ऐसी जंग में भारत को घसीटा गया जिससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तब गांधी जी ने सीधा कह दिया, इंडिया विल नॉट फाइट अ वॉर फॉर इम्पेरियलिज्म। जिस इम्पेरियलिज्म के खिलाफ हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी को बचाने के लिए हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन उनके स्टेटमेंट का, उनके स्टैंड का असर बिल्कुल जीरो रहा, क्योंकि रियलिटी ये थी कि ब्रिटेन ने बिना किसी इंडियन लीडर को कंसल्ट किए भारत के रिसोर्सेस और लोगों को वॉर में झोंक दिया था। और आप विश्वास नहीं करोगे, 25 लाख इंडियंस वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन के लिए फाइट करने के लिए आर्मी में शामिल हुए। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑल वॉलंटियर आर्मी बनी, जिसमें आर्टिलरी, टैंक्स और इवन एयरबॉर्न फोर्सेस भी शामिल थी। ये सब ब्रिटेन के लिए लड़ने निकल पड़े। क्या करें, बेरोजगारी ही इतनी थी। आज़ादी बाद में, पहले अपने घर वालों का पेट भरने के लिए कुछ पैसे तो मिले। सुभाष चंद्र बोस को भारतीयों का इस तरीके से ब्रिटेन के लिए लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आया। ब्रिटिश रूलर्स चाहते थे कि इंडियंस अपनी जान उनके लिए कुर्बान करें आज़ादी के नाम पर, लेकिन वही आज़ादी उन्होंने भारत को देने से हमेशा इनकार किया। सोचो जरा, हमारे देश के सिपाही अपना खून बहा रहे थे, लेकिन खुद अपनी ही धरती पर गुलामी की जंजीरें तोड़ नहीं पा रहे थे। ये आयरनी हर हिंदुस्तानी के दिल में चुभ रही थी। और यही से शुरू हुआ एक नया दौर, जब भारत की आज़ादी के लिए 2 रास्ते सामने आए। एक तरफ गांधी जी ने लॉन्च की क्विट इंडिया मूवमेंट, और दूसरी तरफ बोस ने खड़ी की अपनी सेना, द इंडियन नेशनल आर्मी। और अब हम पहले उस कहानी को समझेंगे जिसमें एक हिंदुस्तानी ने हिटलर, मुसोलिनी और जापान जैसे शक्तिशाली देशों से समझौता करके ब्रिटेन के मन में डर पैदा किया। 1941 सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने हाउस अरेस्ट कर रखा था, लेकिन वो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर वहां से निकलकर पहुंचे सीधा जर्मनी। वहां उन्होंने मुलाकात की हिटलर से और 4500 जवानों की एक छोटी लेकिन पावरफुल फोर्स खड़ी की, जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने को तैयार थी। उनका एक क्लियर मंत्र था, एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड। बर्लिन रेडियो स्टेशन से बोस की आवाज हर हिंदुस्तानी सोल्जर तक पहुंच रही थी, तुम अपना खून ब्रिटेन के लिए मत बहाओ, अपने देश की आज़ादी के लिए बहाओ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए ये एक खौफनाक सपने जैसा था। सोचिए, अगर उनके 25 लाख इंडियन सोल्जर्स में से कुछ 10% भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए तो ब्रिटेन का तो वॉर में गेम ओवर था। अगर इंडियन सोल्जर्स ने वॉर के दौरान ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे ही गोलियां चला दी तो ऐसे ख्यालों से ब्रिटिश अथॉरिटीज की रातों की नींद हराम हो गई। इधर भारत में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करते हुए एक सिंपल पर पावरफुल मैसेज दिया, करो या मरो, डू और डाई। उनका कहना था कि यह आंदोलन तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक भारत को पूरी आज़ादी ना मिल जाए। उधर एक दूसरे मोर्चे पर बोस ने जर्मनी से जापान तक का सफर तय किया। वहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को दोबारा संगठित किया। आईएनए के जवानों ने बर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जंगलों में ब्रिटिश ट्रूप्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कई बार जीत भी हासिल की। 1943 में बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की घोषणा की और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत के आज़ादी पाने के इरादों को पूरी दुनिया के सामने रखा। वहीं पर जनगण मन की धुन को बजाया, जो आगे चलकर भारत की नेशनल एंथम बनी। Lang leben die Dreifachmächte und ihre Verbündeten. Lang lebe das freie Indien. भारत अब दुनिया के मंच पर अपनी आज़ादी का ऐलान कर चुका था। एक साल बाद 1944 नेताजी के आईएनएस ने एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसे आज भी स्टालिनग्राड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेताजी के इस मास्टर प्लान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आईएनए ने जापानीज आर्मी के साथ मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर अटैक किया। प्लान क्या था? नॉर्थ ईस्ट के रास्ते भारत में घुसकर ब्रिटिश राज को एक बड़ा झटका देना। हालांकि बारिश, सप्लाई लाइन कट होने, कम रिसोर्सेस और कम सोल्जर्स होने की वजह से इस प्लान को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। इस बैटल और नेताजी के मास्टर प्लान के बारे में जल्द ही एक वीडियो आएगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे नेताजी के मास्टर प्लान ने फेल होकर भी भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। आईएनए के हजारों जवान शहीद हो गए और जो बचे उन्हें कैप्चर कर लिया गया। मिलिट्री डिफीट थी, पर एक नई कहानी लिखने वाली थी।
क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए अंग्रेजों ने वायलेंट अप्रोच अपनाया। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया, लोगों पर बॉम्ब्स गिराए गए, देश भर में जगह जगह पर लाठीचार्ज किया गया, सारे कांग्रेस लीडर्स जेल में डाल दिए गए। इसी दौरान महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी की जेल में डेथ हो गई। गांधी जी खुद भी बीमार हो गए। 1944 में ब्रिटेन उन्हें रिलीज करने पर मजबूर हो गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी की जेल में डेथ हो जाए और देश के लोगों के आक्रोश का उन्हें सामना करना पड़े। 1943 में ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल 25 लाख बंगालियों की मौत का कारण बने। चर्चिल ने भारत के अनाज को यूरोप भेजने का हुक्म दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहे ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए एक्स्ट्रा खाना स्टोर करके रखने के लिए बंगाल के सारे खेत खाली हो गए और लोग सड़कों पर भूख से मर रहे थे। कई ब्रिटिश ऑफिसर्स ने चर्चिल को इस सिचुएशन के बारे में लेटर्स भी लिखे, पर चर्चिल ने पता है क्या कहा? अभी तक गांधी मरा कि नहीं? आई हेट इंडियंस, दे आर बीस्टली पीपल विद बीस्टली रिलीजन। इस ट्रेजेडी ने देश भर के लोगों के दिल में एक एहसास जगाया, अब बस, आज़ादी के बिना जीना और मरना एक समान है। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट और भी मास लेवल पर एक्सप्लोड हुई। अप्रैल 1945 बर्लिन में एक बंकर में छुपे हिटलर को अपनी हार का अंदाजा लग गया था। सोवियत रशिया की आर्मी नजदीक आ रही थी और नाजी जर्मनी कोलैप्स हो चुकी थी। 30 अप्रैल को हिटलर ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जापान भी जर्मनी के साथ लड़ रहा था, इसलिए उन्हें भी सरेंडर करना पड़ा और इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी को भी अपनी लड़ाई रोकनी पड़ी। अगस्त 1945 एक प्लेन क्रैश, बोस के मरने की खबर आई। अंग्रेजों ने तुरंत ये न्यूज़ फैला दी कि नेताजी की मौत हो गई है, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। इसी वजह से उनकी डेथ आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। द रेड फोर्ट ट्रायल्स, दिल्ली का लाल किला, वही किला जहाँ से मुगल साम्राज्य शासन किया करता। इस किले पर ब्रिटेन ने बोस के आज़ाद हिंद सेना के हीरोज को ट्रायल पर खड़ा कर दिया। शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया। अंग्रेजों को लगा इससे भारत में डर का माहौल पैदा होगा, पर हुआ उसका उल्टा। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एकजुट होकर यूनिटी से फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त एक नारा बहुत फेमस हुआ था, लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज। इन ऑफिसर्स की ट्रायल्स को देखकर जो इंडियन ऑफिसर्स ब्रिटिश नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में काम करते थे, उन्हें बहुत गिल्टी फील हुआ। देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले सोल्जर्स की ऐसी ह्यूमिलिएशन को वो देख नहीं पाए। इसी कारण हुई रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। बॉम्बे पोर्ट पर सेलर्स ने जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के नारे लगाए। ये अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा शौक था, क्योंकि अब वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की लॉयल्टी खो चुके थे। अब आम जनता भी सड़कों पर उतर गई थी और इंडियन ऑफिसर्स भी, जो अब तक ब्रिटेन के लिए काम करते आ रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटिश एम्पायर की कमर तोड़ दी थी। उनकी इकोनॉमी वीक हो गई थी और साथ ही उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर भी। ऐसे में ब्रिटेन के लिए भारत पे अपना कंट्रोल बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा था। 1946 में उन्होंने सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इंडिपेंडेंस पर डिस्कशन शुरू किया। लेकिन आज़ादी की राह एकदम सीधी नहीं थी। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्हें मुस्लिम्स के लिए एक अलग मुल्क चाहिए था। दूसरी तरफ गांधी जी थे, जो हर हाल में एक यूनाइटेड भारत चाहते थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सभी धर्म के लोग रहे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो एक दिन बाद 15 अगस्त को भारत। पूरे YouTube से इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन पर मुझे नीतीश राजपूत की ये वीडियो सबसे डिटेल्ड और एक्यूरेट लगी, तो हमारी तरफ से एक और वीडियो बनाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो आखिरकार ये था ब्रिटिश राज का दी एंड। लेकिन आज भी लोग एक बात के बारे में बहुत डिबेट करते हैं, आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा रोल किसका था? कुछ लोग कहते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बोस जैसे रेवोल्यूशनरी से डर कर ब्रिटेन ने भारत को आज़ाद किया। तो कुछ लोगों का कहना है कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। पर सच ये है कि भारत की आज़ादी किसी एक व्यक्ति या आइडियोलॉजी की जीत नहीं थी। हर फ्रीडम फाइटर ने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। रेवोल्यूशनरीज ने अंग्रेजों के दिलों में डर पैदा किया तो गांधी जी जैसे नेताओं ने आम लोगों को यूनाइट किया। छोटे गांव से बड़े शहर तक हर किसी को फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ा और इस मूवमेंट को एक मास मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म किया। इसीलिए ये आज़ादी की कहानी सबकी है। हर लीडर, हर शहीद और हर आम हिंदुस्तानी का इसमें कंट्रीब्यूशन है। चैप्टर 6, किलिंग द सोने की चिड़िया। अंग्रेजों ने भारत से कितना पैसा लूटा? ऑक्सफैम नाम की ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट में ब्रिटिश एम्पायर के बारे में बड़ा ही चौंका देने वाला खुलासा किया है। 1765 से लेकर 1900 तक, यानी 20th सेंचुरी के एंड तक, इन 135 सालों में ब्रिटेन ने इंडिया से आज की कीमत में पूरे $64 ट्रिलियन लूटे हैं। इतना पैसा यानी अमेरिका की जीडीपी से 2 गुना। इतने पैसों से आप लंदन के रास्तों पर पैसों का कारपेट बिछा सकते हो, वो भी 4 बार। किसी भी देश को कैसे लूटा जाता है, अब ब्रिटिश मास्टर क्लास। ब्रिटिश एम्पायर ने 4 रास्तों से भारत से पैसे कमाए।
नंबर 1, भारत की ज़मीन का इस्तेमाल रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के लिए करना और साथ ही साथ यहाँ की पॉपुलेशन को अपना कस्टमर बना लेना और पूरे देश को केवल एक मार्केट की तरह ट्रीट करना जहाँ पे अंग्रेज अपने प्रोडक्ट्स बेच पाए। नंबर 2, व्यापार पर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स लगा देना जिनसे भारत की लोकल इंडस्ट्रीज खत्म हो जाए। नंबर 3, एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देना ताकि भारत के व्यापारी बाहरी देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट ना कर पाए। नंबर 4, द गुड ओल्ड टैक्सेशन, पर हर राजा अपनी प्रजा पर टैक्सेस लगाता है। इसमें नई बात क्या है, अंग्रेजों से पहले भी भारतीय शासकों ने अपनी जनता से टैक्स वसूल किया है। फर्क बस 3 बातों का था, टैक्सेशन स्ट्रक्चर, टैक्सेस वसूल करने का बेरहम तरीका और टैक्सेस खर्च करने का तरीका। एक जबरदस्त फैक्ट बताता हूँ, अमेरिकन हिस्टोरियन विल दुरान जब इंडिया आए तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ब्रिटिश एम्पायर भारत में एजुकेशन पर जितना खर्च करता था उससे 2 गुना ज़्यादा खर्च एक अकेले न्यूयॉर्क स्टेट के एजुकेशन पर होता था। अंग्रेजों के पहले जो भी शासक थे उन्होंने ज़्यादा टैक्सेस किसानों पर नहीं लगाए। उनकी इनकम का मेजर सोर्स था नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड। देश विदेशों में जो व्यापार भारतीय व्यापारी करते थे वहीं से ज़्यादातर पैसा कमाया जाता था। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिनिमम 50% इनकम टैक्स के नाम पर आम जनता से लूट लेती थी। यही कारण था कि 18वीं सेंचुरी के एंड में जो भी रीजन अंग्रेजों के अंडर आता था वहाँ से 2/3 यानी 70% पॉपुलेशन कहीं और माइग्रेट हो गई। अमेरिकन हिस्टोरियन विल दुरांत लिखते हैं, जो भी लोग टैक्स ना भर पाते उन्हें बंदी बना लिया जाता, उन्हें कड़कती धूप में बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया जाता, टॉर्चर किया जाता, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती और कई केसेस में लोगों को अपने बच्चों तक को बेचना पड़ जाता ताकि वो टैक्सेस भर पाए। The East India Company created for the first time in Indian history the landless peasant, deprived of his traditional source of sustenance. 1765 से 1815 के बीच हर साल ब्रिटिश एम्पायर ने भारत से 18 मिलियन पाउंड्स कमाए। अर्ल चैथम इस बारे में लिखते हैं कि भारत से आए पैसों ने ब्रिटेन को बचा लिया, ये एक स्वर्ग से आया हुआ तोहफा था ब्रिटेन के लिए। वहीं फ्रेंच एम्बेसडर टू लंदन लिखते हैं कि पूरे यूरोप में बहुत कम ऐसे राजा थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स से अमीर होंगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स यूरोप में सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री पर बनी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।